दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों यह वीडियो एचपीएल एलाइड के मॉक टेस्ट का पार्ट 2 है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न आपने पार्ट 1 में देख लिए थे, तो पार्ट 2 में आप बाकी के बचे 100 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यदि आप जुड़े हैं पीएचडी से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं एचएस और अलाइड प्री के पर्पज से, ठीक है, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। निम्न में से कौन सी एक भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाली, अंग्रेजी, सिंधी, बोडो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में लास्ट टाइम 2003 में संशोधन किया गया था, जो कि 92 अमेंडमेंट था, ठीक है। तो उस समय 4 भाषाओं को ऐड किया गया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। दोस्तों अगर मैं बताऊं कि इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, तो इसमें 3 संशोधन हुए हैं कुल मिला के 8वीं अनुसूची में। एक 1967 में, उस समय सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 1992 में संशोधन हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और तीसरा ये 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330, 332, 222, 345। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक गलत है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब इनमें से कौन सा एक गलत है, तो इसलिए हमें उसको ही राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो ये प्रावधान दिए गए हैं ये गलत है। दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल 148 से 151 के तहत नहीं आता है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारतीय अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। जबकि अगर बात करें कि 148 से 151 में कौन है, तो आपको बता दें कि कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसका वर्णन भारतीय संविधान के 148 से 151 में किया गया है, ठीक है। तो बाकी सभी दिए गए अनुच्छेद सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध जोड़ा गया? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। यह वर्ष 1976 में, जिस समय आंतरिक आपातकाल देश में लागू किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उस समय इस कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसके जो परिणाम स्वरूप 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जिसे भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस अमेंडमेंट को, तो इसके तहत संशोधन किया गया और भारतीय संविधान के भाग 4A को जोड़ा गया, जिसमें भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में जाकर के एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, वो 86वें अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। भारतीय उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के कौन से सदन में पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र के दौरान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। दोस्तों जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा तो उससे पहले 14 दिन का नोटिस उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति भी होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लद्दाख भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। यहाँ का जो क्षेत्रफल है लद्दाख का 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी सीट है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल है 71,601 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कच्छ आपका, जिसका क्षेत्रफल है 41,644 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश वेस्ट, ठीक है, तो उसका है 40,572। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश
ईस्ट, ठीक है, उसका है 39,749 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या फिर चुनाव आयोग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है जो कि 46 दिनों तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईवीएम द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव में एक सीट से चुनावी प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 60, 62, 65, 64। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 64। दोस्तों आपको बता दूं, जब भी कोई भी इलेक्शन ईवीएम से करवाया जाता है तो उस सीट से अधिकतम 64 प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होते हैं, अगर इस स्थिति में वो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो उस स्थिति में चुनाव ईवीएम को छोड़कर बैलेट बॉक्स के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समिति में से कौन से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, सरकारिया समिति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों आपको बता दूं कि जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन 1958 में किया गया था। इसका गठन करने का कारण यह था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 में शुरू किए गए थे वो पूरी तरह से असफल रहे थे। इसलिए उन दोनों की असफलता का कारण का जांच करने के लिए उसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है, तो फिर जब बाद में जाके इन्होंने 1958 में अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, 1957 में गठन किया गया था, 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। ठीक है, तो फिर इस सलाह को ही लेते हुए 2 अक्टूबर 1959 में भारत की पहली पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में गठित की गई। इसके बाद इसका शुभारंभ हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, उपराष्ट्रपति, संसदीय समिति की सिफारिश पर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। दोस्तों केरल के 1982 के विधानसभा चुनाव में केरल की परूर विधानसभा सीट में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बरो। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि चार्ल्स मेटकॉफ का भारत में गवर्नर के रूप में कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक के बीच रहा था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन संस्थापक थे, वह कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो दोस्तों इनमें से कौन सा मतलब गलत है इनके बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ ब्रह्मो समाज की स्थापना नहीं की, बल्कि ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता के साथ मिलकर की थी। ठीक है, यदि बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? 1916, 1917, 1915, 1910। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, वह पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के दौरान
के पठान नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या फिर दादू दयाल ने? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी, जिनका पूरा नाम है जीवंतराम भगवान दास कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941, 1942, 1943 या फिर 1945 में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की। ठीक है, इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जैसे कि जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगी ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था, जबकि रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से नमक यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर उस यात्रा की समाप्ति हुई थी और उन्होंने दांडी में पहुंचकर ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते हुए, मतलब उनका नमक कानून तोड़ते हुए नमक बनाया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? अश्विन कुमार दत्ता, बाघजतीन, भावभूषण मिश्रा, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अश्विन कुमार दत्ता जी ने स्वदेश बंधव समिति की स्थापना की थी सन 1905 में। इस समिति का उद्देश्य था स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। वारिंद्र कुमार घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गद्दर, महाराता? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जुगांतर। इसकी स्थापना 1906 में, ये एक बंगाली पत्र का अखबार था। ठीक है, बंगाली भाषा का। इसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। दोस्तों आपको बता दूं, इसी तरह से एक नाम की एक संगठन था युगांतर। युगांतर ये समाचार पत्र है और युगांतर एक संगठन था जिसकी स्थापना अरविंद घोष, वारिन घोष और उल्लासकर दत्त ने की थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। 1946 का तेभेगा आंदोलन वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये इस वजह से शुरू किया गया था क्योंकि बंगाल में साझा खेती की व्यवस्था थी, उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था, तेभेगा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1932, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। तो उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी चले गए थे इंग्लैंड। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुए उसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति था जिसने तीनों ही सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर M.A. अंसारी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों आपको बता दें कि इससे इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कराची अधिवेशन 1931। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी, मौलिक अधिकार और
आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन, इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया और ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन रेंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था 1942 में, जो आपका हमारा भारतीय छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। आपको बता दें कि 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान का लोक नृत्य है तेरह ताली। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? भज की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एमराल्ड मंदिर स्थित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ओटाम थुलाल, भरतनाट्यम, कोलकल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओटाम थुलाल को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गरीबों की कथकली कहा था। दोस्तों कथकली केरल का ही नृत्य है और ओटाम थुलाल भी केरल का नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का नृत्य है और कोलकल्ली भी केरल का ही लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विष्णु को समर्पित है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैलाशनाथ मंदिर पल्लव राजाओं से संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जबकि अगर बात करें बृहदेश्वर मंदिर की तो यह तंजौर में है, जो चोल राजा राजा प्रथम ने बनवाया था। इसी तरह से अगर कोरंगनाथ मंदिर की बात करें, ये श्रीनिवासन लूर में है, श्रीनिवासन लूर, ठीक है, में है, जो परातक चोल ने बनवाया था। ठीक है, इसी तरह से ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये दरसूराम में है, जो कि राजा चोल द्वितीय ने बनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, और अल्जीरिया और पुर्तगाल, इनमें से को अलग करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोरक्को और स्पेन को। दोस्तों आपको बता दें कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को जो है उसको अलग करता है। दोस्तों जो जलडमरू मध्य है, ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से भी जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, महान पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से देशों में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है तो ये 7000 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर चौड़ी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? कालाहारी, आटाकामा, मोजाम्बिक मरुस्थल, तिबरनास मरुस्थल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आटाकामा मरुस्थल। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में चिली देश में फैला हुआ है, लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आकाश का सबसे चमकदार तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीरियस, ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समताप मंडल। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व के कौन से महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर अटलांटिक महासागर में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स, राइन, वोल्गा या फिर सीने? तो दोस्तों राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोस, वेल्ड, प्रेयरी, स्टेपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लानोस उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। दोस्तों कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता यह होती है कि वो वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या फिर मिश्रित या लाल पीली मिट्टी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल में नहीं आती है? चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास। तो दोस्तों जो गेहूं की फसल है वो खरीफ में नहीं आती, ये रबी की फसल होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोग जलप्रपात कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, शरवती नदी, महानदी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शरवती नदी के द्वारा जोग जलप्रपात बनाया जाता है, अर्थात इसको गरसोप्पा भी कहते हैं। ठीक है, इस जोग जलप्रपात को, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट्स से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, इओसिनोफिल्स से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटा, मेसोफाइटा, हेलोफाइटा, थैलोफाइटा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हेलोफाइटा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1973, 1975, 1977 या 1978 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरणों पर विचार कीजिए जिनके तरंगदैर्घ्य 200 nm, 500 nm और 1000 nm है। निम्नलिखित में से
कौन सा या कौन से तरंग दैर्ध्य मानव नेत्र की दृष्टि को अनुभूति दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 200 nm और 1000 nm। ठीक है, मानव नेत्र की दृष्टि को अनुभूति दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप सीधा सीधा याद रखिए, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्षा के किसी दिन इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना मुख्य रूप से उत्तरदायी है? विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे वर्ष 1973 में भारत में आरंभ किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों को प्राकृतिक विरासत के रूप में उस स्थान पर सुरक्षित रखना है। इस परियोजना ने भारत में बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करने को महत्व दिया। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो दोस्तों जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर में भी टाइगर रिजर्व है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो ए बी सी दिए गए हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में सही है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में एक ध्रुवाभिमुख प्रवाहित धारा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उत्तरी प्रशांत महासागर की कुरुशियो धारा के समान है। यह गर्म उष्ण कटिबंध जल को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूएसए के पूर्वी तट के पास के मौसम के लिए यह धारा मुख्य रूप से मुख्य कारक है। गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की प्रवाल भित्तियों को बनाए रखता है। तो दोस्तों जो इसके लिए राइट आंसर है, मतलब जो कथन सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की प्रवाल भित्तियों को बनाए रखता है, मतलब ये गलत है। जबकि यह उत्तरी प्रशांत महासागर की कुरुशियो धारा के समान है। यह गर्म उष्णकटिबंधीय जल को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूएसए के पूर्वी तट के पास के मौसम के लिए यह धारा मुख्य रूप से कारक है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, अटलांटिक महासागर के उत्तरी तट पर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है या उच्च गलनांक होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। सब्जियां खनिजों की समृद्ध स्रोत होती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यंत अल्प नहीं बल्कि पूरी तरह से बहुत अच्छे स्रोत होते हैं अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया? अल्प बताया गया, इसलिए गलत हो गया। बाकी के दिए गए कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पशु नस्ल दूध का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है? ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, डच पटीत, ब्लारकॉप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, होल्स्टीन। ये गायों की एक नस्ल है जो दूध की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेथेन गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? पनबिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
भूकंप अधिकांशतः अभिसारी पट्टिका परिसीमाओं के समानांतर आते हैं। स्थलमंडल में भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से दूरी के साथ घटती है। भूकंप का अभिकेंद्र सदैव महाद्वीपों पर ही रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो भूकंप के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि भूकंप का अभिकेंद्र सदैव महाद्वीपों पर ही नहीं रहता है बल्कि महासागरों में भी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक ऐसा स्थान है जो भारतीय मुद्रा की छपाई से संबंधित नहीं है? नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। औरंगाबाद भारतीय मुद्रा की छपाई से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी की तीनों जगह भारतीय मुद्रा की छपाई से किसी न किसी चीज़ को लेकर जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कमी कर सकता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। ऑप्शन सी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन डी, यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुद्रा अवमूल्यन भुगतान के घाटे के संतुलन को सही कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाबार्ड में भारत सरकार की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? 55, 51, 99 या फिर 75? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 99%। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कई बार एग्जाम में नाबार्ड की स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड की कब स्थापना की गई थी? 1982 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? फेरा, फेमा, FRMBA, अफसफा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेमा। दोस्तों भारत में जो हवाला लेन देन है वो फेमा, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत बंद है। ये 29 दिसंबर 1999 को बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसकी घोषणा हुई थी ओजोन डे मनाने की। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 70.04, 71.04, 74.04, 76.04? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 74.04। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद तथा 1872 से क्रम में 2011 वाली जनगणना कौन से क्रम की थी? 7वीं, 15वीं, 15वीं, 30वीं, 8वीं, 10वीं, 6वीं, 16वीं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना थी, जबकि 1872 में जब भारत में पहली जनगणना की गई तो उसके बाद से यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने अपने अहमदाबाद आश्रम को क्या नाम दिया? तपोवन, सेवाश्रम, सत्याग्रह आश्रम या फिर वैष्णव आश्रम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सत्याग्रह आश्रम। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया? नव शिक्षा नीति, वर्धा योजना, नई तालीम, मातृभाषा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई तालीम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2020, 2021, 2030 या 2022 में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिशन 2022 में मिशन गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों इसका ये उद्देश्य है कि इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, और यदि यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश हो जाएगा जिसने मानवों को अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। होराइजन 2020 अनुसंधान कार्यक्रम किससे संबंधित है? कम लागत पर इन्फ्लुएंजा के टीके विकसित करना, विश्व में बढ़ रही वायरल बीमारियों को कम करना, भारत में नए सरकारी अस्पताल स्थापित करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कम लागत पर इन्फ्लुएंजा के टीके विकसित करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख तथा सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? निखिल सेठ, अतुल खरे, सत्य त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सत्य त्रिपाठी को जो ये यूएनईपी है इसके जो न्यूयॉर्क कार्यालय है उसका सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली जैव ईंधन युक्त उड़ान कहाँ से कहाँ तक थी? चंडीगढ़ से दिल्ली, शिमला से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली या फिर शिमला से चंडीगढ़? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देहरादून से दिल्ली। दोस्तों भारत की पहली जैव ईंधन युक्त उड़ान रतन जोत के बीज के तेल से उड़ाई गई थी, जो कि देहरादून से दिल्ली वर्ष 2008 अगस्त 2018 में इसे ट्राई किया गया था। 43 मिनट की यह उड़ान थी। ठीक है, ये स्पाइस जेट के बारबाडियर Q400 विमान द्वारा भरी गई थी। ठीक है, तो चलिए इससे मतलब प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो पाकिस्तान G20 का सदस्य देश नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें कि G20 की स्थापना कब की गई, तो ये 1999 में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स पत्रिका ने अपने 2018 के संस्करण में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं में भारतीय स्टार शटलर पीवी संधू को कौन से स्थान पर रखा? 5वें, 6वें, 8वें, 7वें? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पीवी संधू को 7वें स्थान पर रखा, जबकि दुनिया की सबसे अमीर खिलाड़ी महिला में सेरेना विलियम्स सबसे टॉप पर रही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1985, 1990, 1992, 1986? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11 मार्च 1986 को अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत के रूप में की गई थी एनसीआरबी की स्थापना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 के किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया? अगस्त, सितंबर, नवंबर, जुलाई? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सितंबर को राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान तथा एनीमिया तथा बालिकाओं के लिए पोषण का महत्व, स्वच्छता तथा विवाह की सही उम्र के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भारतीय को अमेरिकी सरकार के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? विजय कुमार सिंह, विक्रम सिंह, दलवीर सिंह सुहागा, बिपिन सिंह रावत? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दलवीर सिंह सुहागा। अमेरिकी सरकार ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जनरल दलवीर सिंह सुहागा को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें अगस्त 2014 से लेकर दिसंबर 2016 तक उत्कृष्ट सेना के प्रमुख के रूप में सेवा देने के लिए दिया गया। इसके साथ ही वे राजेंद्र सिंह जी जडेजा, जिन्हें 1946 में ये पुरस्कार दिया गया था, के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति बने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2018, 17 अगस्त 2018 या 20 अगस्त 2018? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। कांगला किला कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मणिपुर का कांगला किला। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कुछ प्रसिद्ध स्थलों को जीर्णोद्धार कराया जा रहा है उनका। तो ये मणिपुर के कुछ 2 स्थल थे, कांगला किला और खोंगजोम, यहाँ का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2016 को, 18 फरवरी 2016 को, 26 जनवरी 2017 को या फिर 15 जनवरी 2018 को? तो दोस्तों जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, 18 फरवरी 2016 को। दोस्तों चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आशीष कुमार भूटानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ
नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दिवंगत नेता सोमनाथ चटर्जी कौन से पद से संबंधित थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, भारत के पूर्व गृह मंत्री थे, या फिर भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे या स्पीकर थे? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सोमनाथ चटर्जी भारत के 13वें लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 4 जून 2004 से 4 जून 2004 से 16 मई 2009 तक रहा था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मातोश्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजनाथ सिंह, प्रणब मुखर्जी, शीला दीक्षित या फिर सुमित्रा महाजन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुमित्रा महाजन। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ये पुस्तक है। ये सन 2017 में प्रकाशित हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। द कोलिएशन ईयर्स किसकी प्रमुख पुस्तक है? संजय बारू, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या फिर अरुण जेटली? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी की यह प्रमुख पुस्तक है, जिसमें उन्होंने 1996 से लगभग 2012 तक की राजनीतिक कैरियर की काफ़ी चर्चा की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। किस भारतीय व्यक्ति को नवंबर 2018 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, जिम प्रेमजी, मुकेश अंबानी या फिर लक्ष्मी मित्तल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भारत की आईटी की सबसे बड़ी कंपनी विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कौन से देश में किया गया? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत में। दोस्तों वर्ष 2018 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया, ये 14वां संस्करण था। यह भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तितली चक्रवात ने कौन से राज्य के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया? उड़ीसा, केरल, गोवा, तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों ये तितली चक्रवात अक्टूबर 2018 में आया था। इसने उड़ीसा में काफ़ी तबाही मचाई, नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप कौन से देश में स्थित है? भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस द्वीप में प्राचीन जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का बाहरी विश्व के साथ कोई संपर्क नहीं है और यह जनजाति बाहरी विश्व से संपर्क रखने की इच्छुक नहीं है। इसी कारण इस द्वीप पर प्रवेश करने वाले लोगों के साथ इस जनजाति द्वारा अक्सर हिंसक व्यवहार किया जाता है। हाल ही में इस द्वीप पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अमेरिकी नागरिक की हत्या कर इस जनजाति द्वारा की गई थी। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर प्रवेश करना कानून के मुताबिक निषिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह रेगुलेशन 1956 के द्वारा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस द्वीप का चित्र अथवा वीडियो लेना भी कानूनी अपराध है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, सुधीर भार्गव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउंट एटना ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों जो ये माउंट एटना है ये इटली में है। ये 2018 में भी सक्रिय हुआ फिर से। ये उससे पहले 1992 में भी सक्रिय हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है और साथ ही साथ इसको डिकेड वोल्केनो का भी खिताब दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोगीबील पुल कौन सी नदी पर बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों दिसंबर 2018 में बोगीबील पुल का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह पुल 4.94 किलोमीटर लंबा है। यह भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये एशिया का भी दूसरा सबसे लंबा रेड रोल पुल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 25 नवंबर या फिर 26 जनवरी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 25 दिसंबर। दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस
स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वैसे तो यह दिवस 2014 में ही घोषित कर दिया था मनाना, कि 2014 से घोषणा कर दी थी कि प्रत्येक 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तिरुवैयारू, मदुरई, चेन्नई, करावती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तिरुवैयारू में। दोस्तों तिरुवैयारू तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ पे इस संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है। ये जो संत त्यागराज जी है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्तियों में से एक, उनकी जन्मस्थली में इसकी स्थापना की जा रही है संगीत संग्रहालय की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की कौन सी योजना को सर्वोच्च सार्वजनिक सेवा सम्मान प्रदान किया गया है? उज्ज्वला, कन्याश्री, आयुष्मान, हिमकेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्याश्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है।